हर सपना आग नहीं होता, हर सपना आग नहीं होता, हर तट पर झाग नहीं होता, दुनिया भर पर धूल उड़ाने वालों हर दामन पर दाग नहीं होता। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? परिंदों में सियासतदारी नहीं होती, परिंदों में सियासतदारी नहीं होती, कभी मंदिर पर कभी मस्जिद पर बैठते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सभी प्रमुख दलों एवं निर्दलीय प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार में भारी तेजी देखी जा रही है। वहीं दावेदार अपने क्षेत्र की जनता से जुड़ने एवं संपर्क के लिए किसी भी हद को जाने के लिए तत्पर हैं। हम अगर बात करें कि सागर जिले की सबसे चर्चित बंडा विधानसभा की, जहां से इस जांबाज नेता गुलाब चंद गोलन की, जो आम आदमी पार्टी में अभी हाल ही में आए थे और पार्टी से काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बंडा से ऐसा विधायक होना चाहिए जिसके व्यक्तित्व में बंडा क्षेत्र की मिट्टी की सुगंध हो। बंडा विधायक ऐसा हो जो यहाँ की समस्याओं को जाने और उनकी सोच में समस्याओं का समाधान भी हो। वह क्षेत्र के हित के लिए कठोर फैसले लेने की ताकत हो और उन फैसलों के क्रियान्वयन करने की क्षमता हो। और बंडा से विधायक ऐसा होना चाहिए कि उसके पास घर खुद का हो या नहीं, लेकिन उसकी विधानसभा में सबके पास घर होना चाहिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस न्यूज ग्रुप और आप सभी को जनता सेवा एक्सप्रेस न्यूज ग्रुप की राम राम। और आज हमारे साथ है गुलाब चंद गोलन जी, जो विगत दिनों पूर्व आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और अब हम उनसे जानना चाहते हैं कि अब उनकी आगे क्या भूमिका है, वो मैदान में आएंगे या किसी का साथ देंगे कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। आपने आम आदमी पार्टी के बारे में हमसे पूछा। दरअसल 1.5 माह पहले आम आदमी पार्टी का ऑफर हमारे पास में आया था और निरंतर वो हमसे आग्रह कर रहे थे कि आप जैसी शख्सियत के लिए हम आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। उन्होंने हमारा बायोडाटा देखा और वो बहुत प्रभावित हुए। बार बार कहने पर हमने मन बनाया और हमने पार्टी की सदस्यता ली, कंडीशनल ली। वह यह प्रॉमिस किया था उन्होंने हमसे कि हम आपको आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़वाएंगे। केजरीवाल जी की और भगवंत मान जी की आम सभा भी साहेगढ़ में करवाएंगे और बंडा में करवाएंगे। अब सारे प्रॉमिस के बाद में मुझे नहीं मालूम कि वह क्या घटनाक्रम था कि मुझे टिकट से वंचित कर दिया गया। अब चूँकि पार्टी का निर्णय था इसलिए वह सर्वमान्य था। मैंने थोड़ा मन में खेद हुआ कि यह तो मेरे सम्मान के खिलाफ बात हुई, लेकिन अब इसमें तो कई राजनीतिक दल अभी अपन ने घटनाक्रम देखा है कि किसी के लिए टिकट डिक्लेयर किया और बाद में उनने फिर से उसको बदल दिया और दूसरे उम्मीदवार को दे दिया। सवाल मेरा हो या मध्य प्रदेश के अन्य किसी दावेदार का, इस तरीके के ये राजनीतिक दल जो छिछालीदार करते हैं तो वह तो आदमी के सम्मान के खिलाफ बात होती है, जो नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे आगे? आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप मैदान में रहेंगे कि किसी का साथ देंगे? देखो, आज बंडा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव जिस स्थिति से गुजर रहा है, मैं तो सम्मानित मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि वह शांति बनाए रखें, क्योंकि जो समझ में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, वो नहीं लगता कि चुनाव है। और जहाँ तक आपने हमसे पूछा है कि हमारी भूमिका क्या रहेगी, तो हम तो तटस्थ भूमिका अपनाएंगे। हमको किसी से कोई मतलब या सरोकार नहीं है। बंडा विधानसभा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, पूरे अपने स्वभाव पर आ चुका है। आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं,
हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बंडा क्षेत्र की जनता किस दल की ओर अब अपना रुख लेगी, क्या तस्वीर आएगी सामने आगामी चुनाव की? जिस परिवेश में चुनाव का माहौल मौजूदा समय में है, वह मतदाता के सामने एक चुनौतीपूर्ण विषय बन गया है। अभी मतदाता यह विचार नहीं कर पा रहा है कि वो मत दे तो किसे दे, क्योंकि जहाँ तक राजनीतिक आस्थाएं हैं, यह चुनाव राजनीतिक आस्थाओं से न होकर जाति वर्ग या व्यक्ति विशेष के ऊपर नजर आ रहा है। इससे आने वाले समय में चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन बंडा विधानसभा क्षेत्र का माहौल हमें लगता है कि आने वाले समय में बिगड़ जाएगा। मैं तो सभी लोगों से अपील यही करूंगा, बंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, कि बहुत शांति और संजीदगी की ज़रूरत है। कोई होनी अनहोनी ना हो हमारे क्षेत्र में। चुनाव और मतदान शांतिपूर्वक होना चाहिए। 2,40,000 लगभग मतदाता है बंडा विधानसभा में और लगभग 70% मतदान होता है, तो इस आंकड़े से 1,75,000-80,000 के लगभग मतदान होगा। तो क्या प्रत्याशी 45,000 में विधायक बन जाएगा क्या? नहीं, क्या होता है कि मतदान होता है तो उसमें ये बात मान के चलें कि जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसको जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसकी तुलना में तो उसको ज़्यादा वोट चाहिए है। यह हम आंकड़ा ना बिठा लें कि वो इस तरीके से होगा। कोई समथिंग मतदान तो मत तो मिलना नहीं है, मत मिलना है, किसी को ज़्यादा मिलना है, किसी को उससे कम मिलना है, किसी को और कम मिलना है। तो ये अभी अपन सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। अभी त्रिकोणीय चुनाव होना है, चतुर्कोणीय चुनाव होना है, क्या स्थिति होना है निर्मित, अभी तो अपन यही तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो नामांकन भी दाखिल नहीं हुए। आप चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव तो बेशक हमें लड़ना था, क्योंकि चुनाव हमारा कोई नजरिया नहीं है। हमारा नजरिया ये है कि बंडा विधानसभा क्षेत्र बहुत पीछे है। यहाँ अन्य विधानसभाओं की तुलना में उतने विकास के कार्य नहीं हुए हैं। और जहाँ हमने जन्म लिया है शाहगढ़ में, तो ये जल समस्याग्रस्त कस्बा है और इसके लिए एकमात्र उपाय है लांच परियोजना। मैं निरंतर 20 साल से लांच परियोजना के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। सम्मानीय श्री BR नायडू जी जब जिला कलेक्टर थे, उस समय पर हमने इसकी फाइलों की धूल झड़वाई थी और उसमें लगातार हम कार्रवाई करवाते रहे। वो उस स्टेज पर आ गई थी फाइल, लेकिन उसमें कोई सोर्स और फोर्स न होने की वजह से वह कार्रवाई आगे नहीं हुई। लेकिन हमारा यही जीवन का मकसद है। हमारे जब तक रगों में खून दौड़ रहा है, हम कोशिश करेंगे और हमारा लक्ष्य रहेगा लांच परियोजना, लांच परियोजना, लांच परियोजना। लांच के लिए हम संघर्षरत रहेंगे। चुनाव तो हम लड़ते हैं और हमें ईश्वर ने मौका नहीं दिया, नहीं तो ये हमारा दावा है कि अगर हमें ईश्वर ने मौका दिया होता तो विधानसभा चल ना पाती। ऐसे कई तरह से लोग देखते कि हमें मार्शल से बाहर फेंकवा दिया गया होता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहें या हमारे मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। हम चाहते थे कि इस मनुष्य योनि में कुछ तो नाम कमाएं, कुछ तो हम इस क्षेत्र के लिए कर सकें। नहीं, आपकी तारीफ है। हमने ये सुना है कि ऐसा कोई नेता नहीं है बंडा विधानसभा में जो इसने 40 वर्षों में अपना मकान नहीं बनाया हो। हम आपका नाम सुनते हैं और हमने ये भी देखा है कि आपने क्षेत्र के लिए बहुत संघर्ष किया है। लेकिन अब आज के हिसाब से बंडा की जनता किसको चुने, किससे लांच नदी परियोजना का काम पूरा हो सकता है, इसमें आप अपनी राय सुमारी देने की कृपा करें। पहली बात तो यह है कि हमें एक बड़ा खेद है इस चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने मेरे खिलाफ एक रूमर फैलाई, एक जन चर्चा का विषय बनाया,
तो मुझे तो लगा कि यह जिंदगी, बचपन से मैं आज तक लोगों की सेवा करता रहा। जीवन में मैंने कभी किसी की लौंग नहीं खाई, किसी की चाय नहीं पी है, और लोगों ने मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए। मैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं किसी का जर खरीद गुलाम नहीं हूँ। मुझे किसी की दौलत या उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई आदमी की क्या औकात है, किस आदमी की क्या ताकत है कि कोई मेरा मोल कर सके। एक शायर ने एक शेर कहा है, हर सपना आग नहीं होता, हर सपना आग नहीं होता, हर तट पर झाग नहीं होता, दुनिया भर पर धूल उड़ाने वालों, हर दामन पर दाग नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई संदेश देना चाहते हैं आप आरोप प्रत्यारोप पर? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मैंने राजनीति की शुरुआत, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता जनसंघ के सदस्य थे। जब जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था, मैंने जनसंघ के दीपक से काम शुरू किया है। मैं पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के एकात्म मानववाद के लिए लक्ष्य बनाकर जिया हूँ। मैंने समाज के उस अंतिम व्यक्ति की सेवा करने की कोशिश की है जिसका कोई माई बाप नहीं, जो बेबस और लाचार रहा, दलित भाई रहा, आदिवासी भाई रहा, पिछड़े वर्ग का भाई रहा। मेरी हर संभव कोशिश रही कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसका जितना साथ दिया जाए। मुझे मालूम नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों के इलाज करवा दिए, उपचार करवा दिए, वह भी गवर्नमेंट पॉलिसी से या लोगों से डोनेशन लेके। ऐसी कितनी बच्चियों की मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी करवा दी है, लोगों से सहयोग लेके। मैं स्वयं सामर्थ्य नहीं रहा। मैंने जो भी काम किया है सहकारिता की भावना से किया है और सबको साथ में लेके किया है। एक एक व्यक्ति से सहयोग की दृष्टि से काम किया, और सब लोगों ने उस महाकुंभ में, उस सेवा में, उस महायज्ञ में लोगों ने अपनी आहुतियां दी हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि साहेगढ़ कस्बा जो है, जिसमें हमने जन्म लिया है, यह हमारे गौरव का विषय है। यहाँ जैसे विशाल हृदय के लोग कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे जैसे निर्धन आदमी के लिए 2 बार 2008 में और 2013 में इतना सपोर्ट किया कि मैं अगर अपने शरीर की चमड़ी के उनको जूते बना के पहनाऊं तो भी हम कर्जदार बने रहेंगे। चाचा जी, 1993 का चुनाव दोहराया जाएगा क्या इस बार? आपको लग रहा है कुछ ऐसा? चुनाव तो बड़े नाजुक मोड़ पर है, और हम तो ये चाहेंगे कि देश में अगर कोई एक शख्सियत है तो वह है सम्माननीय नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए बहुत आवश्यक है। अगर देश एकजुट नहीं रहेगा, बिखर जाएगा। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से युद्ध की विभीषिका देख रहे हैं, ऐसे कोई देश बाकी नहीं है कि जो युद्ध की चपेट में ना हो। और हमें लगता है कि यह संकेत विश्व युद्ध के हैं। इसलिए हमारे देश के लिए एक बहुत शक्तिशाली नेतृत्व की जरूरत है, और वह सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में कमल आएगा कि कमलनाथ? अब मुझे तो लगता है कि बड़ी असमंजस की स्थिति है, पिछली बार जैसी पुनरावृत्ति ना हो। हमें लगता है कि हो सकता है कि कहीं त्रिशंकु बने। त्रिशंकु बने माने बीजेपी कमजोर है? नहीं, बीजेपी कमजोर नहीं है, ना कांग्रेस कमजोर है। अब ये क्या है, जिस तरीके से टिकट के बंटवारे हुए हैं, लोगों को संतुष्टि नहीं है। कहीं के टिकट बदले गए हैं, कहीं के कोई ऐसे हालात आ गए हैं। इसलिए बड़ी असमंजस की स्थिति में कौन जीतेगा कौन हारेगा अब ये भी सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि दोनों ही दलों में इतनी ऊहापोह की स्थिति है, इतने असमंजस की स्थिति है, या इतने बगावती पैदा हो गए हैं, जब यह कहना मुश्किल हो जाएगा कि कौन दल जीतेगा। और कोई आपका सायराना अंदाज, आखिरी अंतिम कुछ? अब जहां तक सायराना अंदाज की बात है, एक शायर ने कहा है, परिंदों में सियासतदारी नहीं होती, परिंदों में सियासतदारी नहीं होती, कभी मंदिर पर कभी मस्जिद पर बैठते हैं। सभी प्रत्याशी आपके पास आए हैं,
सभी ने आपसे आशीर्वाद लिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप किसी को अपना आशीर्वाद देंगे क्या? नहीं, आशीर्वाद नहीं लिया है। हकीकत की बात यह है कि वो जनाधार के लिए लोग नतमस्तक हैं, क्योंकि हमने जो लोगों में एक जज्बा पैदा किया है, क्योंकि हम तो चुनाव में किसी से आज तक वोट मांगते ही नहीं है। लोगों में एक जो हमने जज्बा पैदा किया है, लोगों में एक विश्वास पैदा किया है, वो लोगों को मालूम है। जब वो कैनवासिंग के लिए जाते हैं, जनसंपर्क के लिए जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि गोलन जैसा आदमी नहीं हो सकता। इसलिए वो कहना वो हम तक खींच लाता है। इसमें मेरी सब जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सबके सामने सद्भावना है, सभी चुनाव जीते और सभी विधायक बने। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत जनता सेवा एक्सप्रेस की तरफ से।